वहाँ पर एक बड़े लंबे ऑपरेशन के नतीजे में अल्लाह का शुक्र है कि मेरा ये जो बाजू है ये काम करने के काबिल हो गया, और इनकी टीम ने और प्रोफेसर हाशमी साहब जो सर्जन थे जिन्होंने इसको लीड किया ऑपरेशन को, मेरी बाजू को बचाया। और वो गोली अभी भी मेरे पेट के अंदर मौजूद है जो उस पिस्तौल से निकली थी। तो उस दौरान इनके साथ एक बहुत करीबी ताल्लुक़ हुआ और इनके जो प्रोफेशनलिज्म है उसका मैं बहुत मद्दाह हुआ, और मुझे खुशी है कि आज इनकी क़यादत में किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी अपने सफ़र को तेज़ी से आगे बढ़ा रही है। ये इनकी तकरीर में इन्होंने कहा कि आप सब डॉक्टर बन के इंसानियत की खिदमत करें और ख़ास तौर पे गरीबों को अपने इलाज देने के अंदर ज़रूर शामिल रखें। तो मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया। एक शख्स ने एक क्लिनिक में फ़ोन किया और वो अपॉइंटमेंट लेना चाहता था, तो आगे से ऑटो जो रिसेप्शन थी उसने कहा कि आपका फ़ोन करने का बहुत शुक्रिया, बताइए कि आपको किसी सर्जन से अपॉइंटमेंट लेनी है या फिजिशियन से। तो उसने कहा कि मुझे फिजिशियन से लेनी है। फिर उसने आगे मेन्यू दिया कि आपने अगर फिजिशियन से मिलना है तो क्या आपको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को मिलना है, या आपको ईएनटी से मिलना है, या आपको और कौन से शोबे से मिलना है। तो उसने उसे पेट का मर्ज़ था, उसने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट का बटन दबा दिया। उन्होंने कहा अगर आपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलना है तो क्या आपने किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से फारिगुल तहसील डॉक्टर से मिलना है या किसी दूसरे मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर से मिलना है। तो उसने KEMU का बटन दबा दिया। उसने उसके बाद आगे से फ़ोन में फिर आवाज़ आई रिसेप्शन की, आपका किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर का इंतखाब करने पे शुक्रिया। आप बताइए कि आप 5,000 रुपये ज़्यादा फ़ीस देने वाले डॉक्टर से रब्ता करना चाहते हैं या 5,000 से कम वाले डॉक्टर से रब्ता करना चाहते हैं। तो उसे कहा कि बड़ी खुशी की बात है कि 5,000 से कम भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो उसने वो बटन दबा दिया। तो आगे से जवाब आई, आपके फ़ोन करने का बहुत शुक्रिया। सो टेलीफोन कट गया। सो मेरा मकसद है कि मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप सब जब जाएंगे तो बिलाशुबा आपका प्रोफेशन आपको बहुत ज़्यादा मौक़े देगा, मटीरियल गेन्स के भी। लेकिन एज़ ही सेड कि ये जो वाइट कोट आप पहन रहे हैं, ये वाइट कोट एक रोब नहीं है, ये एक लिबास नहीं है, ये एक अलामत है उस रिश्ते की जो आप और इंसानियत के दरमियान इस वाइट कोट के ओढ़ने से कायम होता है। और ये रिश्ता एहसास के ऊपर, ये रिश्ता इंसानी ज़िंदगी को बचाने के जज्बे पर, और ये रिश्ता जैसा कि आपने अभी ओथ लिया लोगों की वेलफेयर के लिए, इसमें बड़ा फ़र्क है कि जो दवाई है वो डिज़ीज़ को ट्रीट करती है और जो डॉक्टर है वो मरीज़ को क्योर करता है। तो ट्रीटमेंट में और क्योर करने में बहुत फ़र्क है। आप बहैसियत मुआलिज मरीज़ों का सिर्फ इलाज ही नहीं करेंगे बल्कि उनको क्योर करने के लिए अपने सॉफ्ट स्किल्स को, अपने इंसानी जज्बात को भी पूरी तरह बरूए कार लाएंगे। और मैं समझता हूँ कि जो मैंने प्रेजेंटेशंस देखी हैं, मैं तो उनको देखकर खुद इतनी शानदार मार्केटिंग है KEMU की कि मेरा भी दिल चाह रहा था कि मैं भी दाखिला ले लूँ और इस सफ़र में शरीक हो जाऊँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब उन सारी वैल्यूज़ से भी जो कंपैशन की हैं, जो केयर की हैं, उनसे इंशाल्लाह रास्ता होकर इस मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा कीमती असासा साबित होंगे। आप सब काबिल मुबारकबाद हैं कि आप हाईएस्ट मेरिट वाले इदारे में दाखिल हुए हैं, और दिस शोज़ योर माशाल्लाह काबिलियत कि आपने कितनी मेहनत की है। 96% से ऊपर कुछ नंबर जहां मेरिट ख़त्म हुआ KEMU का, उसमें आने के लिए आपकी मेहनत का ये सिला है कि आप इस ऐवान में आज बैठे हैं।
और इसी तरह आपके दूसरी जानिब जो वालिदैन बैठे हैं वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। एंड आई एम श्योर कि उनमें से हर कोई आप पे बहुत नाज कर रहा है कि आपने उनका मान बढ़ाया है, आपने उनको प्राउड पेरेंट्स बनाया है, और वो भी काबिल फ़ख्र हैं कि आप जैसी औलाद ने उनके लिए इतनी कामयाबी हासिल की है। तो मैं आप दोनों को बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आज 2025 में आप जिस सफ़र में दाखिल हो रहे हैं, तो आप 2030 में इंशाअल्लाह ताला अपनी मेडिसिन की डिग्री लेकर फारिग होंगे। लेकिन एक वक्त था कि जब 5 साल की डिग्री करके MBBS करके इंसान डॉक्टर बन जाता था। आजकल MBBS की डिग्री तकरीबन कंपाउंडर के बराबर हो चुकी है। अगर आपने हकीकी मानों में डॉक्टर बनना है तो फिर 5 साल का सफ़र नहीं है, कम से कम 10 साल का लगातार सफ़र है। जब तक आप पोस्ट ग्रेजुएशन अपनी मुकम्मल नहीं करेंगे तो आपको कोई काबिल एतमाद डॉक्टर नहीं तस्वर किया जाएगा। तो अगर उन 5 सालों को भी शामिल कर लिया जाए तो आप 2035 में एक मुकम्मल डॉक्टर बन चुके होंगे, और 2035 से आगे तकरीबन 12 साल के बाद 2047 में पाकिस्तान आज़ादी के 100 साल का जश्न मना रहा होगा। ये वो संग मील है जो आपकी नस्ल को अपने सामने रखना चाहिए। आज से 22 साल के बाद जब हम 2047 में दाखिल होंगे तो इस खित्ते में 2 मुल्क, हमारा हमसाया मुल्क और हम, आज़ादी के 100 साल का जश्न मना के ख़ुद को तारीख़ के कटहरे में खड़ा करेंगे कि हमने अपने 100 सालों में क्या हासिल किया है। और मैं आपको ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब हमने पाकिस्तान बनाने की जद्दोजहद शुरू की तो उससे पहले कायदे आज़म मायूस होकर हिंदुस्तान से लंदन जा चुके थे। अल्लामा इकबाल ने 17 खतूत लिखे उन्हें इस बात पे कायल करने के लिए कि आप वापस आकर मुसलमानान जनूबी एशिया की क़ियादत करें ताकि हम एक आज़ाद मुल्क हासिल कर सकें। उस मुल्क को बनाने में और उन्हें कन्विंस करने में जो एक सेंट्रल लॉजिक और रैशनल उन्होंने दी वो ये थी कि कभी भी हिंदुस्तान में यहाँ के मुसलमानों का मुआशी मसला उस तसल्लुत के अंदर हल नहीं हो सकेगा जिसमें हम गिरफ्तार हैं, और हमें अपने लोगों के मुआशी मसले को हल करने के लिए एक आज़ाद वतन की ज़रूरत है। तो पाकिस्तान की क्रिएशन में जो इसका इकनॉमिक रैशनल है वो एक बहुत दूसरे अवामिल के अलावा एक बड़ा मजबूत बुनियाद थी कि हम पाकिस्तान के ज़रिए दुनिया को एक कामयाब मईशत का नमूना दिखाना चाहते हैं। आज 77 साल हो गए हैं और हम सब के ज़हनों में एक सवाल बार बार उठता है और गूंजता है कि हमने 77 सालों में क्या उस वादे को पूरा किया, हमने क्या उन 77 सालों में उस ख्वाब की ताबीर हासिल की। तो मेरे नौजवानों, इसके 2 जवाब हैं। एक जवाब तो यह है कि अगर हम पाकिस्तान का मुकाबला पाकिस्तान से करें तो हमने बहुत कामयाबियां हासिल की हैं, क्योंकि 1947 में जब ये मुल्क कायम हुआ तो हमारे मुखालफीन जो पाकिस्तान बनने के मुखालिफ थे समझते थे कि ये मुल्क अनवाइबल है, 5 से 7 सालों में ये पके हुए फल की तरह दोबारा हमारी झोली में गिर जाएगा। तो ये एक शख्स की ज़िद के साथ मुल्क बना है और ये मुल्क कभी इक़्तिसादी तौर पे वाइबल नहीं हो सकता। हम पर लाखों मुहाजिरीन का बोझ था, हमारे हिस्से के वसाइल भारत ने हमें नहीं दिए, और यही सोचकर नहीं दिए कि हम शायद
गिर पड़ेंगे, लेकिन वो मुल्क -0 से जिसने सफ़र का आगाज़ किया, जिसमें दफ्तरों में जोड़ने के लिए कागज़ कॉमन पेन तक नहीं थी, मेज़ कुर्सी नहीं थी, आज अगर वो मुल्क दुनिया की 7वीं एटमी ताकत है तो उस मुल्क ने बहुत कामयाबियां भी हासिल की हैं। लेकिन अगर हम अपना मुकाबला दूसरे ममालिक से करें, अक़वाम आलम से करें, तो हमारी ये कामयाबी अचानक नाकामयाबी में तब्दील हो जाती है। इसलिए कि वो बहुत से मुल्क जो हमसे बहुत पीछे थे, इन सालों में हमसे बहुत आगे निकल गए। 1960 में पाकिस्तान की बरामदात $200 मिलियन थी और साउथ कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड, इन तीनों की बरामदात मिलाकर तकरीबन $205 मिलियन बनती थी। आज साउथ कोरिया $100 मिलियन से $650 बिलियन पे चला गया। मलेशिया $70 मिलियन से तकरीबन $300 अरब पे चला गया। थाईलैंड $30 अरब से $200 अरब से ऊपर चला, 30 बिलियन से $200 अरब से ऊपर चला गया। और हम जो कि $200 मिलियन पे थे, फ़कत $30 बिलियन पे आ सके। इसी तरह 1980 में चीन की फ़ीकस आमदनी $200 थी और पाकिस्तान की फ़ीकस आमदनी $300 थी। 1999 तक जनूबी एशिया के अंदर पाकिस्तान नंबर 1 मईशत थी। हिंदुस्तान और बांग्लादेश की मईशतें हमसे पीछे थीं। 2013 तक हिंदुस्तान और बांग्लादेश हमसे आगे निकल चुके थे। तो ये एक एक करके वो सब ममालिक जो हमसे आगे निकले हैं, मैं समझता हूँ कि आपके लिए और शायद जो डॉक्टर यहाँ पर मौजूद हैं, उनको ये समझाना मुश्किल नहीं है कि किसी भी मर्ज़ का इलाज इस बात पे मुनहसर होता है कि आप उस मर्ज़ की तशख़ीस कितनी दुरुस्त करते हैं। अगर आपने अपनी डायग्नोसिस ठीक नहीं किया तो जितना मर्ज़ी काबिल डॉक्टर हो, जितना मर्ज़ी अमेरिका बरतानिया का ट्रेंड डॉक्टर हो, उसका नुस्खा कारगर नहीं होगा। लेकिन अगर मर्ज़ को एक आम डॉक्टर ने सही तशख़ीस कर लिया है तो उस आम डॉक्टर का नुस्खा भी कारगर हो जाएगा, क्योंकि वो उस मर्ज़ को जाके अटैक करेगा जो असल में उस बीमारी की वजह है। अगर हम इस बीमारी को भी दुरुस्त करना चाहते हैं कि हम दुनिया में क्यों पीछे रह गए हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम इस मर्ज़ की दुरुस्त तशख़ीस करें। और जब तक हम ये तशख़ीस दुरुस्त नहीं करेंगे, हम इसी तरह भटकते रहेंगे। आप जितने मर्ज़ी डॉक्टरों के नुस्खे लिखा लें, कोई नुस्खा कारगर नहीं होगा। मेरे नौजवानों, अगर आप जापान से शुरू हो जाएं, साउथ कोरिया पे आ जाएं, मलेशिया पे आ जाएं, सिंगापुर पे आ जाएं, चाइना पे आ जाएं, वियतनाम पे आ जाएं, बांग्लादेश पे आ जाएं, इंडिया पे आ जाएं, टर्की पे आ जाएं, हर उस मुल्क को देखें जिसने गुज़श्ता 50 सालों में तेज़ी से तरक्की की है, तो आपको 4 बुनियादी असबाब उस मुल्क के अंदर मिलेंगे। वो 4 बेसिक एलिमेंट्स हैं उस इकोसिस्टम के जो तरक्की का प्री रिक्विजिट है। और वो क्या है? नंबर 1, नो कंट्री हैज़ एवर डेवलप्ड विदाउट एस्टैब्लिशिंग पीस। अमन के बगैर तरक्की नहीं हो सकती। और ये वो सबक है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी खुदा से जब दुआ मांगी तो अपने लोगों के लिए पहले अमन मांगा, उसके बाद फल और खुराक मांगी। दूसरी चीज़, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। दुनिया में कोई एक मिसाल ऐसी नहीं है कि किसी मुल्क ने सियासी अदम इस्तेहकाम के साथ तरक्की की हो। जिस मुल्क के अंदर म्यूज़िकल चेयर होगा, हुकूमतों को आना जाना रहेगा, वहाँ पर कभी तरक्की नहीं हो सकती।
जब तक तीसरी चीज़ भी शामिल ना हो कि पॉलिसीज़ को जब तक 10 सालों के लिए तसलसल नहीं होगा, आप पॉलिसीज़ से नताइज हासिल नहीं कर सकते। आप प्रोजेक्ट 2 से 3 साल में कर सकते हो, प्रोग्राम 4 से 5 सालों में कर सकते हैं, लेकिन जो पॉलिसीज़ हैं दे नीड एट लीस्ट कॉन्टीन्यूटी ऑफ ए डेकेड। इन ईच ऑफ दीज कंट्रीज यू विल सी के 10-10 सालों के दौरानिए थे जिनके अंदर वो पॉलिसीज़ जड़ें पकड़ी, उन्होंने फल दिया और मुल्क ने फ़ायदा उठाया। हमारा हमसाया मुल्क है, 10 साल मनमोहन सिंह के थे, 15 साल मोदी के हैं, इन 25 सालों में इंडिया इज टर्न्ड अराउंड। उससे आगे बांग्लादेश में हसीना वाजिद के 15 साल के अंदर उनको तसलसल मिला और इकनॉमिक पॉलिसीज़ ने वहाँ पर जड़ें पकड़ी और उसके बाद बांग्लादेश ने टेक ऑफ कर लिया। मलेशिया में डॉक्टर महातीर 22 साल तक थे और उन 2 डेकेड्स में उनकी पॉलिसीज़ ने जड़ें पकड़ी और वो मलेशिया टेक ऑफ कर गया। ली कुआन यू सिंगापुर में 31 साल 3 डेकेड्स थे उन पॉलिसीज़ के तसलसल में और वो आगे निकल गए। साउथ कोरिया में प्रेसिडेंट पार्क 10 साल के लिए जिन्होंने ट्रांसफॉर्म किया। चाइना में 1949 से एक जमात है और हर सदर 10 साल पूरे करता है। जापान में पिछले 70 सालों में तकरीबन 66 सालों में एक जमात की हुकूमत है। इसी तरह तुर्की में तैयब उर्दगान की जमात 22 साल से उसने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। मेरे कहने का मकसद है कि अमन, इस्तेहकाम, पॉलिसी का तसलसल और चौथी चीज़ इकनॉमिक एजेंडा और कमिटमेंट टू रिफॉर्म। इन सब ममालिक में अमन, इस्तेहकाम और पॉलिसीज़ के तसलसल के साथ एक इकनॉमिक एजेंडा था जिसको उन्होंने मुसलसल परसू किया, जिससे वो कामयाब हुए। अब अगर इस तराजू पे हम अपनी तारीख़ पे नज़र डालें तो हमने जंगों में ख़ुद को झोंका जिससे हमारे मुल्क का अमन ख़राब हुआ। हमने अपने मुल्क में हुकूमतों को, जिस हुकूमत ने इकनॉमिक एजेंडा दिया, उसकी टांग खींच के उसको फारिग किया और हम आज उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। और इसी तरह जो रिफॉर्म्स हैं उनको भी हम जारी नहीं रख सके। तो अगर हमने भी दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चलना है तो हमारे पास अब मोहलत नहीं है। अगर आप 6000 मीटर की दौड़ में दौड़ रहे हों, 5000 मीटर में पीछे रह गए हैं और इस रेस को हर कीमत पे जीतना है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट 1000 मीटर्स हैज़ टू बी रन लाइक अ स्प्रिंट। अगर आप आखिरी 1000 मीटर में स्प्रिंट के साथ नहीं दौड़ेंगे, उसको 1000 मीटर की दौड़ बना के नहीं दौड़ेंगे, तो आप कभी कैचअप नहीं कर सकते। तो लिहाजा अगर हम वाकई 2047 में, जब आप लोगों की नस्ल उस वक्त अपने जोबन पर होगी, you will be at the peak of your careers. Most of us will not be there probably, but each one of you will be there to see that milestone. अगर उसको एक प्राउड मोमेंट बनाना है तो अगले 22 सालों में हमें बहैसियत कौम एक स्प्रिंट के साथ दौड़ना है। और अगर हमने एक स्प्रिंट दौड़ी तो हम अगले 10 सालों में इंडिया को दोबारा ओवरटेक कर सकते हैं। इसलिए कि जो आने वाला वक्त है उसमें नेम ऑफ द गेम इज हु विल चेंज फास्ट। चूँकि इनोवेशन के इस दौर में, तब्दीली के इस दौर में, एजिलिटी, हु इज़ मोर एजाइल, दैट इज़ द की टू सक्सेस। तो हम एक छोटा मुल्क होते हुए 24 करोड़ की आबादी के साथ 1.5 अरब की आबादी के मुकाबले में, 1.25 अरब की आबादी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा एजाइल हैं, बशर्ते कि हम एक कॉमन पर्पस की तरफ सब मिलकर चलें। और ये कामयाबी इनफरादी तौर पे हम नहीं ले सकते। इस कामयाबी को लेने के लिए हमें एक टीम पाकिस्तान बन के काम करना है। हमारे यहाँ, मैंने जब अमेरिका से पढ़कर आया तो मेरा भी एक बहुत शौक़ था कि मुल्क के लिए कुछ ऐसा किया जाए कि जो हमें आगे लेकर जाए। तो 97-98 में जब पहली दफ़ा मुझे हुकूमत में ज़िम्मेदारी मिली तो हमने विज़न 2010 बनाया कि बाय 2010
हम पाकिस्तान को एक अपर मिडिल इनकम कंट्री बनाएं। लेकिन अभी 2 साल गुजरे थे, मार्शल लॉ लग गया, उसने उठा के वो सारा विजन खिड़की से बाहर फेंक दिया। फिर 2013 में दोबारा हुकूमत मिली। मुल्क के हालात आप जानते हैं कि 18 घंटे लोड शेडिंग थी, हर रोज़ एक खुदकुश बम्बार कहीं ना कहीं फटा करता था। कराची जैसा शहर मफलूज हो गया था, मईशत हमारी क्रैश कर गई थी, दुनिया में कोई पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं था। न्यूज़ वीक ने पाकिस्तान को टाइटल पे लगाया द मोस्ट डेंजरस कंट्री इन द वर्ल्ड। और उस वक्त हमने विजन 2025 के ज़रिए कहा कि हम इंशाल्लाह 2025 जो आ चुका है, हम 2025 में टॉप 25 इकॉनमीज़ में होंगे। लोगों ने मजाक उड़ाया कि आप हमें शेख चिली का ख्वाब बेच रहे हैं, लेकिन हमें यकीन था कि पाकिस्तान में ये पोटेंशियल है कि हम अगले 5 सालों में न सिर्फ टर्न अराउंड कर सकते हैं बल्कि इस हदफ की तरफ कामयाबी से बढ़ सकते हैं। नतीजा क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने सी पैक की सूरत में हमारी मदद की। हमने 4 सालों में 11,000 मेगावाट बिजली के नए मंसूबे लगा के लोड शेडिंग ख़त्म की। हमने ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब और रद्दुल फसाद के ज़रिए 3 से 4 सालों में दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा कर दिया, कराची को रिस्टोर किया। इकॉनमी में $25 अरब सी पैक के नतीजे में इन्वेस्टमेंट की इंजेक्शन हुई। और 2017 में प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, जो दुनिया का बैनुल अक़वामी इदारा है, उसने प्रोजेक्शंस में कहा कि इफ पाकिस्तान कंटिन्यूज दिस ट्रैजेक्टरी बाय 2030 इट विल बी इन द टॉप 20 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। सो दैट वाज वैलिडेशन ऑफ आवर जर्नी। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ कि 2018 में हमने अपने हाथों से उस जर्नी को फिर डिसरप्ट कर दिया। सफ़र डिसरप्ट होते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन उस सफ़र की सिमत को डिसरप्ट नहीं होना चाहिए। हमने उस सिमत को भी डिसरप्ट कर दिया और हर वो चीज़ जो उन 5 सालों में की गई थी उसको ईवल स्कैंडल बनाकर, हत्ता ये कि चीन जैसे दोस्त को भी हमने स्कैंडलाइज किया, उसको भी चोर डाकू के उस मंत्रे में फंसा के सी पैक जैसे मंसूबे को भी हमने तबाह कर दिया। और उसका नुकसान क्या हुआ कि 1 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ये हुआ कि अभी हमने हुकूमत संभाली नहीं थी, उससे 22 रोज़ पहले जो नो कॉन्फ्रेंस हुआ वो 22 अप्रैल को हमने हुकूमत ली। 1 अप्रैल को वजारत ख़जाना ने आखिरी सहमाई के लिए डेवलपमेंट बजट की किस्त जारी करने से इनकार कर दिया कि वी हैव नो मनी इन द किटी। सो पाकिस्तान हैड इंटरनली डिफॉल्टेड ऑन आवर कमिटमेंट्स। और एक्सटर्नल डिफ़ॉल्ट पे दुनिया में शर्तें लग रही थी कि 6 हफ्ते चलेगा या 8 हफ्ते चलेगा, श्रीलंका कितनी देर में बनेगा। और वहाँ से हमने मुल्क को दोबारा लिया और बहुत मुश्किल फ़ैसले जो पिछली हुकूमत दस्तखत करके गई थी IMF से, वो हमारे गले पड़े, हमने उसकी कीमत भी अदा की। देखिए, आप यहाँ से निकलें, सड़क माल रोड पे जाएं, आपको सड़क के किनारे कोई अपना अजीज़ खून में लथपथ मिले तो आपके सामने 2 चॉइसेस हैं कि उसकी जान बचाएं या उसको छोड़ दें। तो जब आप उसको देखते हैं तो ये नहीं सोचते कि मैंने अभी नया जोड़ा, अभी नया सूट लेकर आया हूँ, मैं इसको उठाया तो मेरा तो सारा सूट तबाह हो जाएगा। आप ये भी नहीं सोचते कि इसको गाड़ी में डाला तो मेरे गाड़ी की पोशिश सारी नई है, तबाह हो जाएगी, लहू लुहान हो जाएगी, खून का धब्बा भी नहीं उतरेगा। आप उसको सीने से लगा के गाड़ी में डाल के हॉस्पिटल लाते हैं ताकि उसकी जान बचाई जाए। इसी तरह हमारे सामने भी अप्रैल 22 में 2 चॉइसेस थी। या हम फौरी इलेक्शन कराते तो उस वक्त 2/3 अक्सरियत से हम वापस आ सकते थे, लेकिन मुल्क के अंदर इतनी सकत नहीं थी कि अगले 4 महीनों के लिए उसको इलेक्शन के साइकिल में झोंक के बेयकीनी में चलाया जाए और डिफ़ॉल्ट से हम बच सकें, चूँकि फिर दूसरे महीने में डिफ़ॉल्ट हो जाना था। और पाकिस्तान इज़ नॉट श्रीलंका, पाकिस्तान इज़ अ न्यूक्लियर कंट्री। न्यूक्लियर कंट्री का डिफ़ॉल्ट बड़ा उस मुल्क की आज़ादी के लिए तबाहकुन हो सकता है, क्योंकि फिर अगले सवाल कर सकते हैं
कि हमें देने के लिए तो पैसे नहीं है, तो ये जो पटाखे चलाते हो ये कहाँ से चलाते हो, इनको तो पहले बंद करो। और ये सब शराइत उसमें फिर शामिल होती हैं। लिहाजा हमने वही फैसला किया कि ये जो लहू लुहान मईशत है, हम इसकी जान बचाने के लिए अपने कपड़ों की और अपने गाड़ी की पोशिश की कुर्बानी देंगे। वी बर्न्ड आवर पॉलिटिकल कैपिटल बट वी सेव्ड पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह आज दुनिया में किसी मुल्क के, दुनिया के कैपिटल में, किसी फाइनेंशियल सर्कल में पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने की कोई बात नहीं कर रहा, बल्कि सब पाकिस्तान के उस टर्न अराउंड पे शशदर हैं कि इतने मुख्तसर मुद्दत में पाकिस्तान में इन्फ्लेशन 38% से 4% पे कैसे आ गई है। आज दुनिया में बहुत से मुल्क स्ट्रगल कर रहे हैं पिछले 6-6 सालों से इन्फ्लेशन को सिंगल डिजिट में लाने के लिए। इसी तरह पाकिस्तान में पॉलिसी रेट जो था बैंकों का 23% से 12% तकरीबन एक साल के अंदर आ गया है। स्टॉक मार्केट जो 30,000 पे क्रैश कर गई थी, 1 लाख से ऊपर बुलंदियों पे चली गई है। सो पाकिस्तान हैज़ अगेन टर्न्ड अराउंड। हमारी तारीख की ये चौथी उड़ान है जो हम भरने लगे हैं। इससे पहले 3 उड़ानें हम क्रैश कर चुके हैं। पहली उड़ान 60s में थी जो हमने 65 की जंग के बाद उसको खो दिया। दूसरी उड़ान 90-91 में थी जब हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मुतारिफ कराई जिनको इंडिया ने फॉलो किया, और 10 साल उन्हें चला के वो हमसे आगे निकल गया। हमने उस फर्स्ट नवाज शरीफ गवर्नमेंट की रिफॉर्म्स को हुकूमत बरतरफ करके साथ ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। और तीसरी उड़ान 13 से 18 के दरमियान थी जिसको हमने 18 में चंद जजेस और जनरल्स की साजिश की बदौलत अपने हाथों से तबाह कर दिया। आज पाकिस्तान चौथी उड़ान भर रहा है। हमारा फ़र्ज़ है कि हम इस चौथी उड़ान की हिफाजत इसलिए करें कि हम 2047 में पाकिस्तान को भारत से आगे देखना चाहते हैं। हम पाकिस्तान को एक तरक्की के रास्ते पे, पायदार तरक्की के रास्ते पे देखना चाहते हैं, और इसके लिए हमें एक टीम और एक कौम बन के काम करना है। हमें आपस के इख्तलाफात को, आपस के तकसीम को इस सतह पे नहीं लाना कि वो हमारी कौमी सलाहियत को मुतासर करें कि हम एक टीम बन के काम ना कर सकें। ये वो ताकत है कि जो 2+2 को 4 नहीं करती बल्कि 2+2 को 6 करती है। इसे पॉजिटिव सिनर्जी कहते हैं। वी नीड दैट पॉजिटिव सिनर्जी। मैंने जब विजन 2010 किया तो न्यूयॉर्क में एक कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पे प्रेजेंटेशन की, तो एक मुझे वहाँ से प्रोफेसर था अमेरिकन, उसने सवाल फेंका तो मैंने जवाब दिया, लेकिन अंदर से मैं भी हिल गया उसका सवाल सुन के कि बात तो उसने ठीक की है। उसने कहा कि मिस्टर मिनिस्टर, यू हैव प्रेजेंटेड ए वेरी गुड प्रोग्राम बट आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू। मैं कहा जी बताइए। उन्होंने कहा आई हैव सीन पाकिस्तानीज वर्किंग वेरी क्लोजली इन मिडल ईस्ट, इन यूनाइटेड स्टेट्स, they are second to none. They are great professionals. You know, I've seen doctors, I know of many engineers. They are world-class professionals. But can you tell me that why is it that while a Pakistani is an excellent professional, when you put 2 Pakistanis together, there is trouble. You put 3 of them together, there is a crisis. And if you put 4 of them together, there is a disaster. So why cannot 2 Pakistanis be excellence twice, 3 be excellence thrice, and 4 be excellence 4 times? I think उसमें एक बड़ी कहानी थी और एक सबक था। कामयाबी उसको मिलती है कि जो इंडिविजुअल एक्सेलेंस को कलेक्टिव कॉम्पिटेंस में ढाल सके, और जहाँ इंडिविजुअल एक्सेलेंस रह जाए तो कभी भी उस ग्रोह को कामयाबी नहीं मिलती। आपने क्रिकेट टीम के साथ कई दफ़ा देखा कि हमारी टीम में बसा औकात बड़े बड़े स्टार्स होते थे लेकिन टीम हारती चली जाती थी। कई ऐसे दौर थे कि टीम में इतने बड़े स्टार्स नहीं थे लेकिन उनकी टीम स्पिरिट बहुत स्ट्रांग थी। अभी आप ताज़ा मिसाल अफ़गानिस्तान की टीम की देख लीजिए कि उनकी टीम वर्क कितना स्ट्रांग है, एंड दे हैव डन वंडर्स। तो असल कामयाबी मिलती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, कौम को,
कि वो अपनी इज्तमाही सलाहियत को कितना मुजमे कर सकती है। आई थिंक दिस इज़ द मेन चैलेंज। हमें आने वाले दौर में ख़ुद को इस सतह पे लेकर आना है कि हमारी इज्तमाही कोशिश हमारी इनफरादी कोशिश के सम टोटल से ज़्यादा हो जाए, और फिर इंशाल्लाह कोई हमारा रास्ता नहीं रोक सकता। पाकिस्तान के सेहत के शोबे में बहुत चैलेंजेस हैं और अब हमें उनके लिए कुछ करना है। इसीलिए हमने उड़ान पाकिस्तान के तहत नए इनिशिएटिव्स शुरू किए हैं। बदकिस्मती है कि पाकिस्तान दुनिया में हेपेटाइटिस सी में नंबर 1 मुल्क है। बदकिस्मती है कि पाकिस्तान दुनिया में डायबिटीज़ के लिहाज से फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन है। बदकिस्मती है कि हम दुनिया के उन 3 ममालिक में हैं जहां पोलियो पाया जाता है। बदकिस्मती है कि हम तिब्बत के हवाले से टीबी के लिहाज से दुनिया के पहले 5 ममालिक में शुमार किए जाते हैं। ये वो तारुफ है जो हमारे शायान शान नहीं है। हमें इन धब्बों को अपने चेहरे से मिटाना है। इस साल हमने 67 अरब 67 बिलियन रुपीज़ से एक 3 साला मंसूबा शुरू किया है, जिसका मकसद यह है कि अगले 3 सालों में हम पाकिस्तान के चेहरे से हेपेटाइटिस सी का धब्बा मिटा के ज़ीरो हेपेटाइटिस सी पे जाएं। मिस्र ने यह किया है, अगर मिस्र कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। इसी तरह हमने एक नया मंसूबा शुरू किया है जिसमें डायबिटीज़ के हवाले से लोगों को अवेयरनेस देने और प्रिवेंटिव केयर की तरफ ले जाने के लिए एक नेशनल कैंपेन का आगाज़ किया जाएगा। 8 अरब रुपए से हमने स्टंटिंग के ख़ात्मे के लिए एक मंसूबा शुरू किया है। ये वो मंसूबे हैं जो वफाकी हुकूमत इसके बावजूद कर रही है कि सेहत अब सूबाई शोबा है और हम उसके साथ बराह रास्त मुताल्लिक नहीं हैं, लेकिन हम समझते हैं कि जो हमारे इकनॉमिक टारगेट्स हैं वो तब तक अचीव नहीं हो सकते जब तक कि एक हेल्दी वर्क फोर्स ना हो, और हेल्दी वर्क फोर्स ही के ज़रिए आप प्रोडक्टिविटी ले सकते हैं। और जब आप एक ऐसे दौर में हैं जहाँ क्रिएटिविटी इनोवेशन की है, तो एक आपकी 42% स्टंटेड पॉपुलेशन जो है बच्चों की, उसकी कॉग्निटिव सलाहियतें उस दर्जे की नहीं हो सकती कि वो क्रिएटिव माइंड्स पैदा करें और इनोवेशन लेके जाएं। तो ये हेल्थ के साथ एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक चैलेंज भी है जो हमारे सामने है। तो इन सब के लिए हम अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा बजट में पैसे रख के प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान के हेल्थ प्रोफेशनल्स के साथ मिलकर हम इनमें कामयाबी हासिल करेंगे। इसी तरह एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारा मुल्क की आबादी को कंट्रोल करना है। हमने 30 सालों में आबादी के बढ़ने की रफ्तार को ब्रेक्स के ज़रिए दबाया हुआ था। 3.2% से गिरते गिरते 2017 तक हम 2.4 पे आ गए थे, लेकिन आखिरी जो मरदमशुमारी हुई है इसमें पता चला है कि हमारा पैर ब्रेक से उठ के एक्सेलरेटर पे आ गया है और आबादी बढ़ने की शरह 2.4 से बढ़ के 2.55% हो गई है। तो इस पर भी हमें इसे 2% से नीचे लेकर आना है। ये वो सारे हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस हैं जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। आखिर में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप अब जब मेडिकल फील्ड में जा रहे हैं, और अभी आपको कहा गया, देखिए दुनिया बड़ी बदल गई है। हमारे दौर की दुनिया, इन प्रोफेसर्स साहिबान के दौर की दुनिया बहुत बदल गई है। अब दौर है टेक्नोलॉजी का, और टेक्नोलॉजी इतनी इन्वेसिव हो गई है कि आपको उस टेक्नोलॉजी को मास्टर करना है, और ये आप तभी मास्टर कर सकते हैं कि जब हम रिसर्च की तरफ अपना ध्यान दें। बदकिस्मती से हम सिर्फ कट एंड पेस्ट नॉलेज तक महदूद रह गए हैं। नॉलेज कोई और प्रोड्यूस करता है, हम उसे कॉपी करते हैं, हम उसे फॉलो करते हैं। दुनिया में तहजीबें तब तरक्की करती हैं कि जब वो नॉलेज गिवर्स होती हैं। हमारी तारीख़ में उंदलस में और बगदाद में जब बैतुल हिकमा जो थे, उनसे इल्म के मीनारों की रोशनी दुनिया को मुनव्वर करती थी, तो हमारी तहजीब की बालादस्ती थी। लेकिन जब हमारे इल्म के तहकीक के चश्मे खुश्क हो गए और हम मगरिब की तहकीक के मोहताज हो गए, तो हम भी पस्ती की तरफ चले गए। जिसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि आज 1 करोड़ की आबादी है, उसने 2.5 अरब की आबादी को
मुकम्मल तौर पे मफलूज किया हुआ है। रोज़ आप गज़ा के अंदर देखते हैं कि वो 1 करोड़ की आबादी कैसे कत्लेआम करती है, और हम दिल में आंसू बहाते हैं, खून के आंसू रोते हैं, और तकरीरें करके करारदादें पास करने के अलावा हम दुनिया में किसी को अपनी बात नहीं मनवा सकते, और ना कोई हमारी बात सुनता है। और सफाकी के साथ ये कत्ल का, आग का, खून का खेल वहाँ जारी है, और कोई ऐसी ताकत नहीं है जो उस बदमस्त हाथी को रोक सके उस तबाही से। उसकी क्या वजह है? उसकी कई वजूहात होंगी, लेकिन एक बड़ी वजह यह है कि उस 1 करोड़ की आबादी ने साइंस और टेक्नोलॉजी में इस 2.5 अरब की आबादी से ज़्यादा सलाहियत पैदा की है। उनकी जो पेटेंट्स हैं, जो इनोवेशन है, वो 52 इस्लामी मुल्कों के मुकाबले में ज़्यादा है। तारीख़ का ये एक तल्ख मगर हकीकत पे मबनी सबक है कि जिस कौम के पास साइंस और टेक्नोलॉजी की ताकत होती है, उसी की बालादस्ती होती है। हमें भी अपने तालीम के निज़ाम में सिर्फ नॉलेज टेकर्स नहीं बनना, बल्कि नॉलेज गिवर्स बनने के लिए तहकीक की रवायत को ज़िंदा करना है। और मैं वाइस चांसलर से हमेशा कहता हूँ कि एक यूनिवर्सिटी अगर फर्स्ट क्लास यूनिवर्सिटी बनना चाहती है, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनना चाहती है, मेरे नज़दीक उसका सिर्फ एक इंडिकेटर है कि रात को 12 बजे उसकी लाइब्रेरी और लेबॉरेटरीज़ की बत्तियां गुल हैं या उसकी बत्तियां जल रही हैं। हम सब बाहर से पढ़कर आए हैं, और ये प्रोफेसर साहबान भी पढ़कर आए हैं, और ये बताएंगे कि किसी भी यूनिवर्सिटी की ताकत उसकी क्लासरूम्स, उसकी लैब्स में, इक्विपमेंट में नहीं है। उसकी ताकत उसके सॉफ्टवेयर में है, उस कल्चर में है कि जिसमें आप जो ही दाखिल हों आपको लगता है कि ये एक इतना मेस्मराइजिंग माहौल है कि आप उस नॉलेज का हिस्सा बनना चाहते हैं फौरी तौर पे। और वो हमें रवायत ज़िंदा करनी है जिसकी तालीम हमें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर दी। बारहा बारहा कहा कि इस कायनात के निशानियों का मुशाहिदा करो और इन पर अक्ल इस्तेमाल करके गौर करो, तफक्कुर करो, तदब्बर करो। और हमने इस रवायत को तर्क कर दिया, हमने अपने मुशाहिदे पे पर्दे डाल दिए, और हमने अपनी अकल पे ताले डाल दिए, जिसका नतीजा ये है कि हमारे इल्म के चश्मे खुश्क हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब जब हम इस नए दौर में, जो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन ड्रिवन दौर है, इसमें दाखिल हो रहे हैं, तो हमारी नई नस्ल के अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि हमने रिसर्च के ज़रिए वो तहकीक पैदा करनी है कि जिससे हम अपनी गुमशुदा ग्लोरी को वापस हासिल करने के लिए नॉलेज गिवर्स बने। वी शुड बी डिस्कवरर्स ऑफ द न्यू बाउंड्रीज ऑफ नॉलेज। हम पीछे चलने वाले ना बने। और ये तभी हो सकता है कि जब आप में एक लाइफ लॉन्ग लर्नर का पैशन हो। आप जो किताबें पढ़ेंगे आज, वो शायद 5 साल बाद मतरूक हो जाएंगी, उसमें इतना नया इल्म आ जाएगा। सो यू हैव टू एक्चुअली बिकम ए लाइफ लॉन्ग लर्नर। जैसे कि आपके फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर है, अगर आप उस पर नया पैच लोड ना करें, नया सॉफ्टवेयर अपडेट ना करें, तो वो फ़ोन बेकार हो जाता है। इसी तरह आपको भी अपनी ज़िंदगी में इस नॉलेज को मुसलसल अपनाने के लिए एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। एंड आई होप कि बिकॉज यू आर द बेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट ऑफ आवर नेशन, आप वो लोग हैं जिनका हाईएस्ट मेरिट है, तो यू मस्ट डेडिकेट योर सेल्फ टू हाईएस्ट परसूट्स इन लाइफ। आपका ऑर्डिनरी परसूट नहीं होना चाहिए। और मैं नौजवानों को अक्सर कहता हूँ कि अगर किसी की ज़िंदगी में 3 ख्वाहिशें हैं कि अच्छा खाना खाना है, अच्छा घर बनाना है और आगे बच्चे पैदा कर देने हैं, तो वो इंसान नहीं है, वो हैवान की ज़िंदगी गुजार रहा है। क्योंकि ये वो 3 काम हैं जो हर हैवान करता है, हर जानवर करता है। वो घोंसला बनाता है, वो खुराक इकट्ठी करता है, और वो अपनी नस्ल चलाता है। इंसान ने उससे आला मकसद के लिए ख़ुद को तैयार करना है और इस दुनिया के अंदर अपनी लेगेसी बनानी है। और उस लेगेसी को आप तभी बना सकते हैं कि जब ख़ुद को हायर वैल्यूज़ के साथ मुंसलिक करके अपने अंदर डेडिकेशन लाएं कि मैं कुछ ऐसा करके जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ
कि मेरे बाद ये दुनिया, मेरा मोहल्ला, मेरी जगह, जहाँ पर भी आपका जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, मेरे जाने के बाद इट शुड बी ए बेटर प्लेस. सो राइट योर ओन लेगेसी इन योर जर्नी ऑफ नॉलेज, इन योर जर्नी ऑफ प्रोफेशन, कि अगर आप उधर हैं तो आपका फ़र्क कैसे पड़ता है और उससे किस तरीके से यू मेक ए डिफरेंस. सो लेट मी कंक्लूड बाय टू अशार फ्रॉम अल्लामा इकबाल. आज के लिए इकबाल का शायद ये पैगाम सबसे बेहतर है. इकबाल ने कहा कि मुयस्सर आती है फुर्सत फ़कत ग़ुलामों को, नहीं है बंदाए हुर के लिए जहां में फराग. बहुत गहरा पैगाम है. इकबाल ने कहा कि सिर्फ ग़ुलाम विल है और जो बंदा हुर है उसके लिए जहां में फराग नहीं है. क्यों? कि बंदा हुर को अपनी फ्रीडम 24/7 पे डिफेंड करनी पड़ती है. अगर वो अपनी उस लीडरशिप की पोजीशन को डिफेंड करने के लिए चौकस नहीं होगा, मेहनत नहीं कर रहा होगा, तो पीछे से कोई उससे आगे निकल जाएगा. और फिर आपके लिए उन्होंने कहा, तू शाही है, परवाज है, काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं. सो खूब से खूबतर की तलाश में मेक ए कमिटमेंट. और जो मैंने शुरू की कहानी आपसे कही थी, वो गोली वाली बात, वो मैं यहाँ ख़त्म करना चाहता हूँ. आज के दौर का सबसे बड़ा ट्रैप सोशल मीडिया है. यू मस्ट अंडरस्टैंड कि सोशल मीडिया इज ओनली एंटरटेनमेंट. सोशल मीडिया इज नॉट फैक्ट, इज नॉट रियलिटी. सोशल मीडिया की हैसियत उस ड्रामे से ज़्यादा नहीं है जो आपको कभी रुलाता है, कभी आपको हंसाता है. सो एंजॉय करें, बट डोंट फॉर्म योर ओपिनियंस ऑन सोशल मीडिया, बिकॉज उस पे 90% फेक इतलात आपको लाकर, अब ये एक साइंस हो गई है. आप ये मूवी देखिएगा नेटफ्लिक्स पे, द ग्रेट हैक, दैट विल टेल यू हाउ टुडे सोशल मीडिया इज बीइंग यूज्ड टू मैनिपुलेट ह्यूमन बिहेवियर. और वो जो गोली चली थी, वो क्यों चली थी? इसलिए कि उस नौजवान के जहन में सोशल मीडिया से 2 वायरस इंजेक्ट किए गए थे, नफ़रत और तासुब. इंसान अशरफुल मखलूक़ात है और अल्लाह ताला ने इसको शऊर से नवाजा है. ये शऊर उस वक्त तक एक दौलत है और एक एसेट है जब तक इसमें रैशनैलिटी और ऑब्जेक्टिविटी है. 2 वायरस ऐसे हैं कि जो अगर आ जाएंगे तो आपके माइंड को करप्ट कर देंगे, जैसे कंप्यूटर में वायरस करप्ट कर देता है. वो हेट है और प्रेजुडिस है. नेवर लेट हेट एंड प्रेजुडिस करप्ट योर माइंड्स, बिकॉज जब आप अपने जहन में नफरत और तासुब के वायरस को दाखिल करेंगे तो आप इंसानियत की पहचान को खो देंगे. हम सब मुख्तलिफ मज़हब, ज़बान, नस्ल, नज़रियात से मुताल्लिक़ हो सकते हैं, लेकिन एक कामयाब इंसान ये है कि जो इन इख्तलाफात के अंदर यूनिटी पैदा करने की सलाहियत रखे. यू कैन आइदर बी ए डिवाइडर इन लाइफ or you can be a unifier in life, and also you can either be always looking at glass half empty or glass half full. दुनिया में कामयाब वही होता है कि जो पॉजिटिव थिंकिंग करता है कि ग्लास इज हाफ फुल, मैं इसको पूरा मुकम्मल करूँगा. और दुनिया में कामयाब वही होता है जो अपने बारे में पॉजिटिव सेल्फ इस्टीम रखता है. अगर हम ये सोचेंगे कि हम दुनिया की चोर और डाकू कौम है तो हम चोर और डाकू ही बनेंगे. आप दुनिया में किसी तीसरी मुल्क से पूछें पाकिस्तानी कौन है, आपको वो कहेंगे पाकिस्तानी मेहनती हैं और पाकिस्तानी बहुत ज़हीन है. इतने ज़हीन हैं कि जो जुगाड़ किसी से नहीं निकलती वो ये निकाल लेते हैं. तो पाकिस्तान का ब्रांड हमारी मेहनत है और हमारी जहानत है. इस ब्रांड को लेकर हमें पाकिस्तान को 235 तक $1 ट्रिलियन इकॉनमी और 2047 तक दुनिया की टॉप 10 इकॉनमीज में लेके जाना है. आप लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, मुझे यकीन है. पाकिस्तान जिंदाबाद.